बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर। महिला आरक्षण बिल पारित करने की बताई जरूरत। प्रधानमंत्री सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति का कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस कदमों पर जोर। कहा, ग्रो इन इंडिया कार्यक्रम की हो शुरुआत। चुनौतियों से निपटने के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर पर बदलाव जरूरी। ईपीएफ पर टैक्स को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बढ़ाया दबाव। राहुल ने कहा, प्रस्ताव वापस लेने तक जारी रहेगा संघर्ष। केंद्रीय श्रम मंत्री का बयान, संसद में वित्त मंत्री देंगे जवाब। अरुणाचल में कालिखो पुल मंत्रिमंडल का विस्तार। देश में पहली बार बने 2 उप मुख्यमंत्री। 5 नए कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। और टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जीता स्वर्ण। एशिया कप में भारत बांग्लादेश के बीच खिताबी भिड़ंत आज। 6ठी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। संसद और विधानमंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने पार्टियों को महिला आरक्षण बिल पारित कराने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसदीय समितियों में महिला सदस्यों के ज्यादा से ज्यादा नामांकन की जरूरत बताई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सूचना तंत्र तक महिला जनप्रतिनिधियों की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। संसद और विधानमंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को दिल्ली में शुरू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन विधानसभाओं और संसद में अभी भी महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या काफी कम है। उन्होंने सभी दलों को महिला आरक्षण बिल पारित कराने की सलाह दी। in the Lok Sabha, in the Raj Sabha, in the Vidhan Sabha, by making the necessary amendment to the Constitution. राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता के लिए इस साल महिला दिवस की थीम प्लैनेट 50-50 बाय 2030 रखा है। भारत को इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। Accelerate the 2030 agenda. The global community has to rededicate themselves to gender equality and women empowerment, and the organization of the National Conference of Women Legislature is a step, to my mind, in the right direction. सम्मेलन में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने स्थानीय निकाय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका की तारीफ की। उन्होंने पार्टियों से संसदीय समितियों में ज्यादा से ज्यादा महिला प्रतिनिधियों को नामांकित करने की सलाह दी। The representative political parties must broad base their nomination while nominating their women members to be in the committees, statutory bodies, as also while selecting speakers to participate in the debates in the House on other areas of public concern. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सशक्तिकरण के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया और महिला जनप्रतिनिधियों तक इसकी पहुंच की जरूरत बताई। यदि सशक्तिकरण की चर्चा का कोई सार निकालना है तो वह तब तक संभव नहीं है जब तक जानकारी और उससे जुड़े तंत्र को दुरुस्त नहीं किया जाए। मैं समझती हूँ कि महिला सांसदों और विधायकों पर यह काफी हद तक लागू होता है। सेमिनार के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अध्यक्ष और बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन चौधरी भी सम्मेलन में शिरकत कर रही हैं। सम्मेलन में महिला सांसद और विधायकों के साथ ही स्थानीय और पंचायत जनप्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। वैसे तो 2 दिन तक चलने वाले देश भर के महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन का एजेंडा काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन उनका फोकस रहेगा राष्ट्र के सशक्त निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। कैमरामैन सुरेश के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कृषि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में बदलाव के लिए ग्रो इन इंडिया कार्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया है। हैदराबाद में कृषि में सार्वजनिक निवेश और सब्सिडी पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ग्रो इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करना वक्त की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र की खामियां दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को अपने अच्छे इरादों को जमीन पर उतारने के लिए कृषि क्षेत्र की समस्याओं को हल करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बदलाव की जरूरत है। सिर्फ फंड देने से समस्या का हल नहीं हो सकता जब तक समाज में दूरियां और विभाजन बने रहेंगे। Time has perhaps come for us to consider putting in place a Grow in India program to transform the socio-economic fabric of our agricultural sector as much as we need a Make in India program. कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसे लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली सदन में बजट पर चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स को लेकर ट्रेड यूनियनों से भी चर्चा हो रही है। इस साल बजट में ईपीएफ पर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने ईपीएफ से टैक्स हटाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। शनिवार को पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय को घेरा तो राहुल गांधी ने असम की जनता के बीच इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी 2 दिनों के असम दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अगले महीने होने वाले चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। ईपीएफ टैक्स मसले पर एक तरफ दिल्ली में महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे पर असम के नौगांव में रैली के दौरान सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काले धन रखने वालों से टैक्स वसूलने की बजाय तनख्वाह पर गुजारा करने वाले लोगों के पैसे पर टैक्स वसूलना चाहती है। जो पूरी जिंदगी काम करते हैं, जो सैलरी लेते हैं, सरकार के एम्प्लॉइज, बाकी लोग जो सैलरी लेते हैं उनका पीएफ काट देते हैं। कहते नहीं भैया तुमसे हम टैक्स लेंगे, चोरों से टैक्स नहीं लेंगे। अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्हें जनता से किए वादे पूरे करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने लोगों को जो आश्वासन दिए थे, लोग अब उनका हिसाब चाहते हैं। मोदी जी आए, कहा मैं ये दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई, प्रोडक्ट कुछ नहीं था उसके अंदर। आज तक हिंदुस्तान रिफंड मांग रहा है, घूमा फिर रहा है, भैया हमें रिफंड दो, रिफंड दो। नौगांव में रैली से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने श्रीमंत शंकरदेव संघ के सदस्यों से मुलाकात की और शहीद भवन चौक से बोरघाट बाईपास तक पदयात्रा के जरिए लोगों से जनसंपर्क स्थापित किया। गौरतलब है कि असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें 4 अप्रैल को पहले और 11 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कालिकोपुल ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। कामेंगर दोलो और चोवना मेइन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 5 कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। देश में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जाट और 4 दूसरी जातियों को आरक्षण संबंधी विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए निर्धारित 27% आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन संविधान के दायरे के तहत जाटों के लिए अलग से आरक्षण का जो भी प्रावधान संभव होगा वो किया जाएगा। इसका फायदा जाट, सिख जाट, त्यागी, बिश्नोई और रोड जातियों को मिलेगा। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की जान भी गई थी। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कथेरिया ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मायावती दलितों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। वहीं बीएसपी ने कथेरिया के बयान पर ऐतराज जताया है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि कथेरिया ने असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
मानता हूं कि वो दलितों की सौदागर हैं, दलितों के वोटों की सौदागर हैं। दलित समाज समझ रहा है अब वो दलित नहीं है, ना उनका भाई दलित है, ना उनका परिवार दलित है। सबसे बड़ी बात इसमें जो कठेरिया जी ने कही वो संविधान के विरोध में है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्री के खिलाफ तत्काल रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रखने में सरकार का समर्थन मांगा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इसका उन अल्पसंख्यकों पर अच्छा असर पड़ेगा जिनके मन में आशंका है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में एक शख्स से पूछताछ भी कर रही है। इस व्यक्ति को उस समय लोगों ने पकड़ा जब ये प्रेस क्लब की दीवार पर पोस्टर चिपका रहा था। हालांकि इसके बाकी साथी बचकर भाग गए। पुलिस इसके साथियों की तलाश कर रही है। इस पोस्टर में पूर्वांचल सेना का नाम है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इस बीच जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर अब बीजेपी के अंदर भी खूब राजनीति हो रही है। पार्टी के एक युवा नेता के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन गोरखपुर से पार्टी सांसद योगी आदित्यनाथ के सुर इससे नर्म नहीं पड़े। हालांकि पार्टी के ही एक और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कन्हैया के समर्थन में सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक युवा नेता की वजह से पार्टी विवादों में फंस गई। बदायूं जिले में युवा मोर्चा के प्रमुख कुलदीप वाषर्णे ने कन्हैया कुमार की जीप काट कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ने कुलदीप को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश से ही पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जेएनयू में देश विरोधी माहौल पैदा नहीं होने देगी। वहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण कि वहाँ के कुछ शिक्षक भी इन गतिविधियों में लिप्त हैं। ये उससे भी बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। इधर दिल्ली में तथाकथित पूर्वांचल सेना के नाम से पोस्टर लगवाए गए हैं। इनमें कन्हैया को गोली मारने वाले को 11 लाख रुपए बतौर इनाम देने की बात कही गई है। हालांकि बिहार से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर कन्हैया के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि फैसला करना कौन देशद्रोही है कौन देशद्रोही नहीं है, ये फैसला करना काम है अदालतों का। अदालत और अभी मामला जो सब्जुडिस है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार गुरुवार को जेल से रिहा हुआ है। कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप था। धमकियां मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि कन्हैया को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जेएनयू मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में केंद्र के एनडीए सरकार के कामकाज की तारीफ की। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने जेएनयू मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी। अमित शाह ने केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में रही यूपीए सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। देश के अर्थतंत्र की पटरी, जो गाड़ी जो पटरी पर से उतर गई थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने पटरी पर चढ़ाने का काम किया। सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार किसान और गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार गांव के अंतिम छोर तक विकास की लहर पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के निजी संस्थानों सहित सभी स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने का आदेश दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के शिक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि वो इस बात का पता लगाएं कि सभी स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगान गाया जाता है या नहीं। खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आज सरोकार में बात देश में छात्र राजनीति की। देश के हर छात्र को अपने राजनीतिक विचारों को रखने की आजादी है, लेकिन भारत के संविधान की सीमा के अंतर्गत। राजनीतिक असहमति की आजादी है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। राष्ट्र भूपेन भाई सिर्फ एक नक्शा और झंडा नहीं है, राष्ट्र एक लचीली अवधारणा का भी नाम है। अगर लचीली अवधारणा को हम खत्म कर देंगे, हम राष्ट्र यहाँ तक नहीं ले आ पाते। जब छात्र राजनीति नहीं करते तो दरअसल वे सरकारी राजनीति को चलने देते हैं, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। अगर राजनीति का अर्थ यह होता है कि कोई किसी का इंटेंट ठीक नहीं है उसके पीछे, तो राजनीति ही कलुषित हो जाती है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जम्मू कश्मीर में जल्दी फिर से पीडीपी बीजेपी की सरकार बन सकती है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के संकेतों से बीजेपी उत्साहित है और उनके बयान को सकारात्मक संकेत मान रही है। हालांकि कांग्रेस इसे बेमेल गठबंधन बता रही है। मेरा ये है कि जो मुफ्ती साहब ने जिस मकसद के लिए इतना बड़ा फैसला किया, अगर वो मकसद मुद्दा पूरा होता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि लोग जो हैं वो मुझे बीजेपी के साथ जाने के लिए उनको अच्छा लगे बुरा लगे। अगर लोगों का जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के इस बयान से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ राहत के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है और जरूरत पड़ी तो और राशि दी जाएगी। जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बहुत आशाएं हैं और 67 सालों की जो समस्या है उनका भी हल निकालने की कोशिश की गई है। और सभी की नज़रें जो है आने वाली सरकार के लिए है, उसके ऊपर हैं और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और पीडीपी विचारधारा के स्तर पर दो ध्रुवों पर खड़े हैं, इसलिए अगर दोनों पार्टियां फिर से गठबंधन करती हैं तो नुकसान राज्य की जनता को उठाना होगा। बेमेल शादी पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर घातक साबित हो रही। मुझे लगता है कि रस्साकशी में कश्मीर की जनता सफर करेगी। प्रशासन ठप है, कोई विकास के काम हो नहीं रहे। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने मांग की है कि राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता तुरंत खत्म की जाए। गवर्नर महोदय को स्पष्ट शब्दों में उनसे ये बात करनी होगी कि क्या वो सरकार बनाने के लिए तैयार है या तैयार नहीं है। बीच का रास्ता लेके और असेंबली को निलंबन में रखना, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना गलत होगा। जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लगा हुआ है। शुक्रवार को महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल NN वोहरा से भी मुलाकात की थी। इसके बाद भी नई सरकार के गठन की संभावनाओं को बल मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को फिर से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। CPM, कांग्रेस और बीजेपी इसे गरीबों के साथ मजाक बता रही हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार शुरू होने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस, CPM और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। CPM ने कहा कि मदन मित्रा को टिकट देकर ममता बनर्जी ने बंगाल की परंपरा को तोड़ा है। पार्टी का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक दल आरोपी को उम्मीदवार बनाने से बचते रहे हैं। He is not only arrested, he is not only accused, but public knows that how he was the beneficiary of the cheat fund and how he tried to help the Trinamool Congress and Mamata Banerjee from the kitties of the looted fund of the cheat fund. So naturally Mamata Banerjee is obliging here. TMC का ये फैसला कांग्रेस को भी रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी की कथनी और करनी में अंतर है। एक आदमी जिसपे इतने बड़े चिट घोटाले, बैंक घोटाले का आरोप है, जेल में बंद रहा, इतने लंबे समय से बंद है, उसको टिकट देना ये दर्शाता है कि ममता जी कहती कुछ है, करती कुछ है। इधर बीजेपी का दावा है कि शारदा घोटाले में CBI की जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
सीबीआई जैसे ही अपनी जांच प्रारंभ करेगी तो मदन मित्रा ने भी बहुत सारे ऐसे नाम दिए जिनको कि वापस अंदर जाना है। तो मुझे लगता है कि चुनाव तक आते आते बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता जो लाखों लोगों के चिटफंड के माध्यम से पैसा कलेक्ट करके उन्होंने देश के बाहर भेजा है, वो सारे लोग जेल के सिक्चर में जाना भी चाहिए। टीएमसी की ओर से जारी सूची के मुताबिक मदन मित्रा कमारहाटी से चुनाव लड़ेंगे। मित्रा फिलहाल जेल में हैं। उन्हें सारदा घोटाले के सिलसिले में 12 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता ए के एंटनी एक बार फिर केरल से राज्यसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार होंगे। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष वीएम सुधीरन ने इसका ऐलान किया है। राज्यसभा में केरल की 3 सीटें इस महीने के आखिर में खाली हो रही हैं। 3 सीटों में अभी 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें सीपीएम के पास हैं। केरल विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ 2 सीटें जीत सकती है। इन सीटों के लिए नामांकन पत्र 11 मार्च तक दाखिल किए जाएंगे। 14 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 21 मार्च को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकारी बैंकों को फिर से मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जल्दी विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कर्ज नहीं लौटाने वालों को भी सख्त संदेश दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि देश में ज्यादा बैंकों की जगह मजबूत बैंकों की जरूरत है। गुड़गांव में बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के ज्ञान संगम कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों की पूंजी जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। You need strong banks rather than numerically a larger number. What is the strategy for this consolidation? The bankers themselves have suggested an expert group to immediately go into this issue. We will consider that suggestion. अरुण जेटली ने कहा कि कर्ज नहीं लौटाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। बैंक्स जो कदम उठा रहे हैं उसी का प्रभाव है कि कुछ लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि कुछ एसेट्स को ट्रांसफर किया जाए और उसका पैसा बैंकों तक वापस आए। प्रोविजनिंग यानी कि ऋण की स्थिति क्या है उसमें बदलाव आया है। कोई ऋण माफी किसी को नहीं दी जाएगी और ना दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल देश का सबसे पहला ऑनलाइन कोर्ट बन सकता है। वहीं बैंक्रप्सी कोड और इंसॉल्वेंसी कानून से जुड़े बजट सत्र के दूसरे हिस्से में रखे जाने की उम्मीद है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चीन में आर्थिक मंदी का साया गहराता जा रहा है। इस साल विकास दर का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया गया है। वहीं चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है। मंदी के बावजूद चीन ने रक्षा बजट में 7.6% का इजाफा किया है। शनिवार को चीन की संसद यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस संसद का सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ली केकियांग ने अपनी कार्य रिपोर्ट पेश की। 2200 से ज्यादा सांसदों के सामने केकियांग ने दावा किया कि पिछले साल चीन ने 6.9% की दर से विकास किया। 今年发展的主要预期目标是国内生产总值增长6.5%到7%。प्रधानमंत्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में चीन की अर्थव्यवस्था में 67,700 अरब युआन यानी 10,400 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। 2014 में ये 10,000 अरब डॉलर से थोड़ी ज्यादा थी। चीन की मुद्रा युआन का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होना इसकी बड़ी वजह बताया गया है। 综合分析各方面情况，今年我国发展面临的困难更多更大，挑战。 चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लगातार सुस्ती के दौर से गुजर रही है। पिछले साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर 7% से नीचे चली गई थी, जो पिछले 26 सालों में सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति बहाली के लिए प्रत्यक्ष बातचीत से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बलों की वापसी नहीं होगी, वो अफगान सरकार के साथ नई शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इससे अफगानिस्तान में शांति बहाली की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को झटका लगा है। पाकिस्तान में अगले हफ्ते तालिबान के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत शुरू होने की उम्मीद की जा रही थी। दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता बीते साल से थमी हुई है।
बात क्रिकेट की। वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान का एक दल सुरक्षा का जायजा लेने सोमवार को भारत आ रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान ने बताया कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से गठित 3 सदस्यीय दल से हरी झंडी मिलने के बाद ही पाकिस्तान के क्रिकेटर भारत रवाना होंगे। धर्मशाला में 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है। सिक्योरिटी हमारी टीम को प्रोवाइड की जाए। और एशिया कप T20 का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। लगातार 4 जीत दर्ज करके शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया और मेजबान बांग्लादेश के बीच आज खिताबी भिड़ंत होगी। 5 बार एशिया कप जीत चुकी भारतीय टीम 6वीं बार भी खिताब पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अभी तक शानदार बल्लेबाजी की है। टीम की गेंदबाजी, खासकर तेज गेंदबाज, टीम के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। युवा जोश और अनुभव से सजी भारतीय टीम आने वाली T20 विश्व कप में जीत के साथ कदम रखना चाहेगी। मेजबान बांग्लादेश ने एशिया कप में अपना पहला मैच हारने के बाद कई दिग्गजों को पछाड़कर फाइनल तक का सफर तय किया है। ऐसे में आज एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने दूसरे डिवीजन के स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। कुआलालंपुर में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में ब्राजील को 3-2 से हराया, तो महिला वर्ग में भारत ने लग्जमबर्ग को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर। महिला आरक्षण बिल पारित करने की बताई जरूरत। प्रधानमंत्री आज करेंगे सम्मेलन को संबोधित। उपराष्ट्रपति का कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस कदमों पर जोर। कहा, ग्रो इन इंडिया कार्यक्रम की हो शुरुआत। चुनौतियों से निपटने के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर पर बदलाव जरूरी। ईपीएफ पर टैक्स को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बढ़ाया दबाव। राहुल ने कहा, प्रस्ताव वापस लेने तक जारी रहेगा संघर्ष। केंद्रीय श्रम मंत्री का बयान, संसद में वित्त मंत्री देंगे जवाब। अरुणाचल में कलिखो पुल मंत्रिमंडल का विस्तार। देश में पहली बार बने 2 उप मुख्यमंत्री। 5 नए कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। और विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जीता स्वर्ण। एशिया कप में भारत बांग्लादेश के बीच खिताबी भिड़ंत। 6ठी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम किताब।